हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम डेट आ चुका है 17 दिसंबर को। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने की आवश्यकता है। इसी चैनल पे हमने अभी तक रुक्मणी पब्लिकेशन का 29 प्रैक्टिस सेट, खान सर की पुस्तक से 15 से 16 प्रीवियस ईयर, 5-10 प्रैक्टिस सेट ये भी करवा रखा है, और किरण पब्लिकेशन का 12 अभी तक हो चुका है। आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 13 को। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने की आवश्यकता है क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुका है, एग्ज़ाम पास में है। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 13 को। सेट नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रणनीतिक समूह का सदस्य होता है। तो इसमें से कौन कौन होता है, तो ये हो जाएगा विदेश सचिव, गृह सचिव और केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। A, B और C तीनों हो जाएंगे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इलायची की पहाड़ी निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इलायची की पहाड़ी जो है ये किस पर्वत श्रेणी में है, तो ये पश्चिमी घाट में है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसी को कार्डमम पहाड़ी भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2001 में भारत के किस शहर में साइबर अपराध को रोकने के लिए देश का पहला साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया था। तो ये किस शहर में खोला गया था, ये खोला गया था बेंगलोर में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कब खोला गया था, 2001 में, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो जब राष्ट्रपति का पद या उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं तब कौन होता है, तो इसमें हो जाएंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगर ये मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होते हैं तो उसमें से किसी एक जज को भारत के राष्ट्रपति के तौर पे नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। कैसा प्रभाव होता है, तो ये होता है वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू किया गया था, तो ये हो जाएगा जनता सरकार के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये कब किया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1978 से 73 तक थी, उसके बाद ये जनता पार्टी के द्वारा रोलिंग प्लान चलाया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा क्या है, तो ये है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा घोटाला सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उजागर हुआ था। तो इसमें कौन सा घोटाला था, तो ये हो जाएगा आपका आदर्श आवासीय घोटाला और कोल ब्लॉक घोटाला। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। A और C दोनों हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, स्पैन लेन देन कर डैश प्रकार का कर है। तो ये किस प्रकार का कर होता है, तो ये होता है मुद्रा लेन देन कर। स्पैन लेन देन कर मुद्रा लेन देन कर है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। तो ये किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ब्लू बुक किसके देश की रिपोर्ट को कहा जाता है, तो ब्रिटेन को, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और वाइट पेपर जो है ये भारत की सरकारी रिपोर्ट जो तथ्यों सहित प्रकाशित की जाती है उसे कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट नवाचार है। तो इसमें से इंटरनेट नवाचार कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TPC, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में वाईफाई का निहितार्थ क्या है। तो वाईफाई का निहितार्थ क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा तार रहित स्थानीय क्षेत्र जाल। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पुलित्जर पुरस्कार जो है ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और ये कब से दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 1917 से।
किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, टेलीविजन का दूर नियंत्रक प्रयोग करता है, ये क्या प्रयोग करता है? तो ये करता है अवरक्त तरंगे का। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इसी को इंफ्रारेड भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे, इंफ्रारेड तरंगे। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है हमारा यकृत। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, एफ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्तन। क्वेश्चन नंबर 16, 1939 में हुए त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी का पसंदीदा उम्मीदवार कौन था? तो महात्मा गांधी का जो इसमें पसंदीदा उम्मीदवार था वो हो जाएंगे पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन इसमें जीत कौन जाते हैं? तो जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वो इस्तीफा दे देते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते हैं कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहें, तो इसलिए पट्टाभी सीतारमैया इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन वो बाद में नहीं बनते हैं, बाद में बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 17, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन को चलाने की जिम्मेवारी किसकी होती है जहां उसका स्वयं का निर्वाचित विधानसभा नहीं होता है? तो संघ शासित प्रदेश के प्रशासन को चलाने की जिम्मेवारी जो होती है ये होता है राष्ट्रपति का। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और राष्ट्रपति किसको नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति एक उपराज्यपाल को नियुक्त करते हैं, इसको भी याद रखेंगे। 18, सूक्ष्म तरंगे ओवन किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग करता है? तो ओवन जो है ये किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग करता है? तो ये अदृश्य परिसर की दीर्घ तरंगधर वाली तरंग का। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, ओवन में जो है अदृश्य परिसर की दीर्घ तरंगधर्य वाली तरंग का उपयोग किया जाता है। 19, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये किसके लिए विख्यात है? यह है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 20, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। तो सबसे बड़ा दिन जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में वो कब होता है? तो वो होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिणी गंगोत्री स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है अंटार्कटिका में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो भारत का प्रथम शोध केंद्र है जो कि अंटार्कटिका में स्थित है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमेजन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और ये किन किन देशों से होके बहती है? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील, पेरू, बोलोविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होके बहती है, इसको ध्यान में रखना है। 23, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो किस रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में है? तो यह है बिहार का ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। तो जैसा कि आपने देख लिया कि सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमारे ही चैनल पे एक ऐसा वीडियो अपलोड किया हुआ है कि जो मुख्यालय है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। 24, भारत के किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो किस राज्य में, इसमें से दिए गए ऑप्शंस में किस राज्य में विधानसभा की संख्या सबसे कम है? तो ये हो जाएगा आपका पुडुचेरी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पे कितनी है? तो यहाँ पे 30 है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सिक्किम में कितना है? तो ये 32 है। 25, डैश राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये किस में मेंशन है? आर्टिकल 64 में मेंशन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल्स याद रखना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आर्टिकल भी पूछ देता है कभी कभी। 26, प्रकृति में लोगों द्वारा किए गए परिवर्तन को भी डैश कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? ये एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 27, शक संवत वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 78 ईसा पूर्व में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा किया गया था।
28, एक निश्चित कूट भाषा में अक्षरों को उनके उल्टे वर्णमाला क्रम जैसे ए को 26 और जेड को ए के अनुसार कूटबद्ध किया जाता है। हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर आता है तो इसे 66 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इस कूट भाषा में लीगल के लिए क्या कूट भाषा होगी? तो लीगल शब्द के लिए कौन सा कूट भाषा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 15, 22, 66, 26, 15। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 29, द्वितीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। द्वितीय बौद्ध परिषद की जो आयोजन था ये किसके समय में हुआ था? ये हुआ था काला अशोक के समय में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, जैन कल्प सूत्र को किसने लिखा था? तो जैन कल्प सूत्र को जो लिखा था ये भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 31, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? तो एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 32, सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है। तो सांची का विशाल स्तूप जो है ये किस समय में था? तो ये मौर्य के समय में था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो है लगभग 1650 मीटर है इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिणी भारत के साहूकारों का क्या नाम था? तो दक्षिणी भारत में साहूकारों को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें जाना जाता था चेती के नाम से। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 34, खसरा के उपचार के लिए किस टीके का इस्तेमाल किया जाता है? तो खसरा के उपचार के लिए कौन सा टीका इस्तेमाल किया जाता है? MMR। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 35, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है ये क्या फॉलो हो रहा है? तो D से 3 अक्षर को छोड़ के Z आ रहा है, इसको 3 अक्षर को छोड़ के V आ रहा है, तो इसके 3 अक्षर को छोड़ के क्या आएगा? तो ये R आएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे? तो सोने के जो सिक्के हैं ये किया गया था सर्वप्रथम भारतीय यूनानियों के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, चोल युग बहुत प्रसिद्ध था। तो चोल युग जो बहुत प्रसिद्ध था ये था ग्रामीण सभाओं के लिए। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चोल के समय में ही स्थानीय स्वशासन भी प्रारंभ हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। 38, परमार वंश को स्थापित किया था। तो परमार वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये उपेंद्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और इसी को कृष्णराज परमार के नाम से भी जाना जाता है। इसी ने परमार वंश की स्थापना की थी। 39, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि क्यों नहीं सफल हुई थी? तो ये हो जाएगा उच्च वर्ग को स्त्री शासक नापसंद था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। रजिया सुल्तान के बारे में ये कहा गया है कि अगर वो स्त्री न होती तो एक बहुत अच्छी शासिका होती, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी हुई है? तो पद्मिनी घटना जो है ये जुड़ा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी से। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए किस कमेटी का गठन किया गया जिसने राज्य के अविभाजन रूप को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किया था? तो ये कौन सी कमेटी थी? तो ये श्री कृष्णा कमेटी थी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और तेलंगाना कब बना था? तो ये बना था 2014 को, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये कमेटी थी 2010 की। 42, किताबुल उल हिंद लिखी गई है। तो ये किसकी पुस्तक है किताबुल हिंद? तो ये पुस्तक है अल बरूनी की। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। किताबुल हिंद अल बरूनी की पुस्तक है, याद रखेंगे। 43, पनामा नहर जोड़ता है। तो पनामा नहर किस किस को जोड़ता है? तो ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है।
ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? तो ये सुएज नहर है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर, और पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। 44 सर थॉमस रो भारत में किसके काल में आए थे? तो सर थॉमस रो जो है ये भारत आए थे जहांगीर के काल में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। कब आए थे? 1615 में, इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 शेख निजामुद्दीन औलिया थे। शेख निजामुद्दीन औलिया क्या थे? तो ये जो थे एक सूफी संत थे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इन्हीं से मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इन्हीं को वो क्या बोलते हैं, एक पत्र लिखकर बोलता है कि आपकी जितनी भी ज़मीन है वो अब हमारी हुई। तो ये बोलते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। तो इसी क्रम में क्या होता है कि इसकी जो मृत्यु हो जाती है रास्ते में ही। तो ये प्रसिद्ध कथन जो है दिल्ली अभी दूर है, ये शेख निजामुद्दीन औलिया का ही है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये करेक्ट कर लेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, गयासुद्दीन तुगलक इनको बोलता है क्या कि आपको सारी सरकारी ज़मीन जो है वो वापस करनी पड़ेगी। तो ये वापस नहीं करते हैं और बोलते हैं दिल्ली अभी दूर है। तो इनका यूपी में एक जगह है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लकड़ी का घर बनाया जाता है, जो कि गिर जाता है उन्हीं के ऊपर और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है एक सूफी संत है। 46 वर्ष 1968 के बाद से भारत की संसद में लोकपाल बिल को डैश बार पेश किया जा चुका है। कितनी बार पेश किया जा चुका है? तो ये किया जा चुका है लगभग 8 बार। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और ये पास कब हुआ है? तो 2013 में लोकपाल बिल, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 47 भारत में बाबर के युद्धों की कौन सी क्रमबद्धता सही है? तो बाबर का जो युद्ध है इसमें कौन सी क्रमबद्धता सही हो जाएगी? तो ये हो जाएगा पानीपत, उसके बाद खानवा, चंदेरी और घाघर, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पानीपत 1526, खानवा 27, चंदेरी 28, घाघरा 29 और 30 में बाबर की मृत्यु हो जाएगी। 48 1582 में अकबर ने दीन-ए इलाही लागू किया था। तो ये लागू किया था, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो था ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि नैतिक मूल्यों का एक दस्तावेज था। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 एक फौजदार प्रभावी होता था एक, तो कैसे प्रभावी होता था? तो सरकार के लिए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? तो कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? तो ये किया गया था सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया जाता था, इसको ध्यान में रखेंगे। 51 बिहार में क्रांति 1857 को किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सर्वप्रथम जो था बिहार में ये नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके भाई अमर सिंह नेतृत्व करते हैं 1857 की क्रांति को बिहार के अंदर, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कुंवर सिंह, इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 52 भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? तो कौन सा वर्ग था प्रभावित? तो ये था हिंदू कुलीन तंत्र। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ये पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। 53 यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था, किसने प्रभावित किया था? तो ये जो था हेनरी विलियम डिरीजो। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। हेनरी विलियम डिरीजियो के द्वारा प्रभावित किया गया था यंग बंगाल आंदोलन को। 54 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1886 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो ये दूसरा था, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और जो पहला 1885 में हुआ था बम्बई में, उसके थे उमेश चंद्र बनर्जी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 55 इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? तो इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक किनकी है? तो ये पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 56 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ये 1905 में किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 57 स्टैनफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था,
तो ये किसका सदस्य था? तो ये लेबर पार्टी का था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 58 भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है अरुणा आशफ अली को। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? तो ये है 1942 का, इसको ध्यान में रखेंगे। इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था। 59 बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था किसने प्रारंभ किया था? तो ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये कब किया गया था? 1879 में, ध्यान में रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 60 गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? तो ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दिए गए ऑप्शंस में राइट आंसर नहीं है। तो ये प्रारंभ किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के जो शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद, उनके द्वारा ये किया गया था। तो याद रखेंगे स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, और ये 1902 में इसकी स्थापना की गई थी। 61 अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, ये कब किया गया था? ये 11 अप्रैल 1936 को। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 62 साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के 13/9 के बराबर हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो मान लेते हैं कि राशि कितना है? P है, राशि P है। और मिश्र धन कितना है? मिश्र धन तो ये आ जाएगा 13P/8। अब हमारा क्या पूछ रहा है? ब्याज। तो ब्याज क्या होगा? मिश्र धन में से हम प्रिंसिपल को घटा लेंगे, तो ब्याज आएगा आपका 5P/8। अब हमसे क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? SI गुने 100/P गुने T। तो इस पर हम जब वैल्यू को पुट करेंगे तो 5P/8 गुने 100/P इंटू 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका? 6.25%। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 63 निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की झील है? तो इसमें मीठे पानी की झील कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी कोलेरू। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। 64 मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क की ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये है 4000 मीटर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये विश्व की सबसे ऊंची सड़क है जो कि मनाली से लेह को जोड़ती है। 65 भारत में मुक्ता मत्स्य कहाँ पर होती है? तो मुक्ता मत्स्य कहाँ पे होती है? तो ये हो जाएगा आपका तूतीकोरिन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 66 मशरूम है, तो मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का जो है ये हो जाएगा आपका फफूंद है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 67 टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो ये कौन सा जलाशय है टिहरी बांध? तो ये हो जाएगा स्वामी रामतीर्थ सागर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 68 निम्नलिखित में से कौन भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है? तो ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका इलायची की पहाड़ी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है? दक्षिणतम, यानी कि जो सबसे साउदर्न मोस्ट है। 69 निम्नलिखित में से कौन सी ज्वारीय शक्ति परियोजना है? तो इसमें ज्वारीय शक्ति परियोजना कौन हो जाएगा? तो ये है आपका भावनगर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 70 भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन हो जाएगा? तो ये है जोग या गरसोप्पा। इसी को जोग या गरसोप्पा के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है, शरावती नदी पे। तो इसको ध्यान में रखेंगे, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 71 भारत में किस क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है? तो ये किस क्षेत्र को कहा जाता है? ये रानीगंज को। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल में है। 72 मलाबार तट किसके बीच में स्थित है?
तो मालाबार तट जो है ये गोवा एवं कन्याकुमारी में के बीच स्थित है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। 73 भारत में प्रथम आवनिक ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये कल्पक्कम। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसकी स्थापना 1970 से 84 के बीच में की गई थी, मतलब बनना चालू हुआ था 70 में, 84 में बन के कंप्लीट हो गया था। 74 एक अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस अर्धगोले का आयतन कितना होगा? तो अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 180 पाई दिया हुआ है। तो ये इसका क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, इसका दिया हुआ है हमारे पास 180 पाई। तो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 3 9, 3 6 18, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई? ये 6 आ गई। अब हमारे पास क्या पूछ रहा है? अर्धगोले का आयतन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई और 6 इंटू 6, तो 3 दूना 6, 6 6 36 दूना 72, 72 दूना 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 75 दिया गया धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इससे शीघ्रता एवं सुगमता से जांच करने का एक सामान्य तरीका है। तो कौन सा तरीका है? तो ये है कि चुंबक के प्रति इसका आकर्षण देखना, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कैसा है। 76 निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ 1/2 इंच मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगा? तो इसमें कौन सा सबसे शीघ्रता से ठंडा करेगा? तो ये हो जाएगा आपका शुद्ध पानी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 77 ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी सत्रावन की क्रिया कहा जाता है, क्योंकि यह उन्हें अवयवों में विखंडित कर देता है। लकड़ी पर यह क्रिया करने पर क्या मिलेगा? तो इस क्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है? तो चारकोल प्राप्त होता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 78 एक विद्यालय में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:5 है। यदि विद्यालय में 931 लड़कियां थी तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो लड़कियों का रेशियो कितना है? 7। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 931, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 133। तो लड़कों का पूछ रहा है तो 133 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 665। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 79 बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है, परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता, क्योंकि क्या होता है ऐसा? कि गलीचे पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए, तो याद रखेंगे इसको। 80 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू में 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिणाम कितना होगा? तो इसका परिणाम जो होगा वो कितना होगा? ये आएगा आपका 20 न्यूटन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 81 एक सूक्ष्म तरंग आवरण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है? तो इसमें उत्सर्जन का स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मैग्नेट्रॉन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये उत्सर्जन का एक स्रोत है। 82 यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो वो वस्तु क्या हो जाएगा? तो वो धीमी होती हुई विराम अवस्था में आ जाएगी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 83 एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबा छलांग लगा पाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है गतिमान अवस्था की जड़ता। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बोलते नहीं है एक कदम पीछे लेके दौड़ने पे ज़्यादा दूर तक हम कूद सकते हैं, तो वही बात है। तो इसको साइंस के तौर पे याद रखेंगे कि क्यों होता है, गतिमान अवस्था की जड़ता के कारण। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 84 एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर से सीधा ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली क्या होगा? बंदर को लगेगी या नहीं लगेगी? तो बंदर को नहीं लगेगी।
ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ध्वनि की जो चाल है वो 332 मीटर पर सेकेंड से अधिक होती है और यहाँ पे गुरुत्वीय बल भी कार्य करेगा। इसके अंतर्गत वस्तु एक दूसरे से किसी प्रकार जुड़े बिना भी आपस में गुरुत्वाकर्षण बल लगती है, अतः बंदर नीचे गिरेगा और उसे गोली नहीं लगेगी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 85 एक कटोरे में जल के ऊपर लोहे की एक पतली पिन को तैराया जा सकता है, यह परिघटना किस कारण से होती है? तो ये किस कारण से होती है? तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जिसका पृष्ठ तनाव कम होगा वो ऊपर तैरने लगेगा। 86 एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं का क्या बराबर होगा? तो इसमें जो बराबर होगा वो क्या हो जाएगा? तो ये गति बराबर होगी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 87 पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के जम जाने पर बोतल टूट जाती है, क्यों टूट जाता है? तो ये होता है कि पानी के जमने पर बोतल सिकुड़ता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। पूछे कि पानी का जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है वो कितना डिग्री पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का मैक्सिमम डेंसिटी होता है। 88 ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि ऊंचे स्थान पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर पानी खौलने लगता है? तो ये होता है निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 89 वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वाष्प में गुप्त ताप होता है, इसलिए हमें वाष्प से ज़्यादा जलन होती है। 90 निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। 0.002 प्लस 5.025 माइनस 35.08 माइनस 5.058। तो प्लस वाले को जोड़ लेना है, माइनस वाले को घटा देना है, तो राइट आंसर आएगा आपका माइनस 35.111। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 91 यदि 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन 1 घंटे तक जलाए जाते हैं तो प्रतिदिन होने वाली ऊर्जा का खपत है, तो प्रतिदिन कितना ऊर्जा खपत होगा? तो ये 1 यूनिट होगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 92 डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है। कैसे बाध्य करती है? तो केवल एक दिशा में प्रवाहित होने का। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। डायोड जो है वो केवल एक दिशा में प्रवाहित होने को बाध्य करती है। 93 ब्रेड अथवा इडली की लोई फूल जाती है, इसका कारण है। तो ये किस कारण से फूल जाता है? तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इष्ट कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 94 मोटर गाड़ी के निशेष नली से निकलने वाले प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव है, तो ये कौन सा प्रमुख अवयव है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 95 कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारक है? तो अम्ल वर्षा का इसमें कौन सी गैस कारक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, दोनों होता है अम्ल वर्षा का कारक। 96 सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अवयव होता है, तो ये क्या होता है? तो इसमें ऑक्सीजन होते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 97 पृथ्वी भूपतल में सबसे प्रचुर तत्व है, तो पृथ्वी भूपतल में सबसे प्रचुर तत्व कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 98 किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा? तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो आई दिया हुआ है, करेंट 0.5 एम्पीयर, और हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो 5 मिनट तक होती है, तो इसको सेकंड में बदल लेना है, तो कितना हो जाएगा? 300 सेकंड हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है? विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा? यानी Q बराबर क्या होता है फॉर्मूला? I गुने T, तो 0.5 इंटू 300, तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 150 कूलाम। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 99 विद्युत विभव को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में आता है? तो किसका उपयोग करते हैं विद्युत विभव को मापने के लिए? तो किया जाता है ये वोल्ट मीटर का।
ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। चांदी की वस्तु को कुछ दिनों तक खुले में रखने पर ऐसा क्या निर्मित होता है जो इसे काला बनाता है? तो ये ऐसा होता है Ag2S। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चांदी की वस्तु को कुछ दिनों तक खुले में रखते हैं तो वो काला हो जाता है Ag2S की वजह से, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो आज ये हमारा सेट नंबर 13 कंप्लीट हुआ। फिर हम मिलेंगे आज दूसरे सेशन में सेट नंबर 14 में। एग्ज़ाम पास आ चुका है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने की आवश्यकता है। आप लोग ने प्रीवियस सेट को नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट सब नया करेंट अफेयर्स के साथ है, तो उन सभी को अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। एग्ज़ाम पास आ चुका है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने की आवश्यकता है। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए और तैयारी को अच्छा बनाइए। तो चलिए हम मिलेंगे एक नए सेट में, सेट नंबर 14 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।